नमस्कार। मैं जनमुक्ता श्रीओम खत्म। जिस तरीके से देश में अफवाह तंत्र चल रहा है, प्रपंच तंत्र चल रहा है और उसके दुष्परिणाम भी देश को देखने को आए दिन मिलते हैं। अभी एक बयान दिया था गृह मंत्री अमित शाह ने और इस पूरे बयान में जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कांग्रेस पार्टी ने, खासकर जवाहरलाल नेहरू ने अपमान किया था, उनके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया था, उसी की चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ वाक्य बोले थे जो सीधे तौर पर कांग्रेस की पोल खोलने के लिए थे। लेकिन उसी वीडियो में से कांग्रेस ने 12 सेकंड की एक क्लिप काटी और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद पूरी की पूरी सरकार को, प्रधानमंत्री को इस पर सफाई देनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि आप 90 मिनट का वीडियो देखिए। हालांकि उसका कुछ तो डैमेज कंट्रोल हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसी क्लिप को सहारा बनाकर या उसी क्लिप का इस्तेमाल करते हुए तमाम जो इकोसिस्टम था उसने उसको इको करना शुरू कर दिया और उसका दुष्परिणाम अभी तक देखने को मिल रहा है। 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसी बात को लेकर तमाम जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम जगह पर बेकार की बातें की जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है, संविधान का अपमान किया जा रहा है। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे देश में कोई सख्त कानून अभी तक नहीं है इस तरीके की अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ, इस तरीके के झूठ प्रसारित करने वालों के खिलाफ या इस तरीके के प्रपंच करने वालों के खिलाफ। और इसी वजह से अब सरकार इस पर सख्ती के साथ विचार कर रही है और जल्द ही ऐसा कानून लेकर आने वाली है कि इस तरीके से अफवाहें फैलाकर, लोगों को भड़काकर, लोगों के समाज के बीच में दंगे पैदा करने की या इस तरीके की उपद्रव पैदा करने की कोशिश कोई भी करेगा तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है। ये जो नया कानून सरकार लेकर आने वाली है, पहले से भी कुछ कानून थे, चाहे आईपीसी हो या दूसरा जो अभी भारतीय दंड संहिता बनी है उसमें भी थे, लेकिन उनमें इतनी ज्यादा सख्त धाराएं नहीं है और लोग आसानी से फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना बनाकर बच जाते हैं। पिछले 10-15 सालों में ये बहुत ज्यादा चलन बढ़ गया है और खासकर जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से तो ये प्रपंचकारी अफवाह तंत्र बहुत ज्यादा हावी हो गया है। और चूंकि अब जो इंटरनेट डाटा सस्ता हो गया है, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, दूर दराज के किसी भी इलाके में रहता हो, लेकिन उस व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है और व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उनका इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि ऐसी अफवाहें बड़ी आसानी से फैल जाती है और जब इनका खंडन किया जाता है, इनके खिलाफ में जब तथ्य पेश किए जाते हैं, वो तथ्य उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके पास जिन माध्यमों से ये अफवाहें फैलती है वो माध्यम उन चीजों को नहीं दिखाते। इसको लेकर सरकार एक विस्तृत कानून लेकर आ रही है जिसमें न केवल ये होगा कि ऐसी अफवाहों को जो फैलाएंगे उन्हीं के ऊपर ये दंड भी होगा कि उनके खंडन को भी जल्दी से जल्दी वो लोगों तक पहुंचाएं। अगर ऐसा वो कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं या ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर सजा का जो प्रावधान है, जुर्माने का जो प्रावधान है, वो और ज्यादा सख्त हो जाएगा। जैसे तमाम न्यूज चैनल होते हैं वो इस तरीके की अफवाहों को फैलाने में बड़ी मदद करते हैं क्योंकि उनको छुटभैया पार्टियों से मोटा पैसा मिलता है। इस सब के लिए उन्हें इसकी टीआरपी मिलती है और बाद में जब इस तरीके की चीजों का खंडन होता है तो वो उस खंडन को उस इंटेंसिटी के साथ प्रसारित नहीं करते हैं जिस इंटेंसिटी के साथ वो ऐसी खबरों को ब्रेक करते हैं। अभी भी देखने को मिलता है कि अमित शाह ने इस पर पूरा विस्तृत ब्यौरा दे दिया। उन जिन लोगों ने उस पूरे वीडियो को देखा था उन्हें उसमें कुछ भी नहीं गलत लगा था, लेकिन उसके बावजूद तमाम चैनल चर्चा इसी पे कर रहे हैं और इसी पर घुमा फिरा के सवाल पूछकर इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार को मजबूर होकर ऐसा कानून लेकर आना पड़ रहा है। आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान भी 2020 में इसी तरीके की चीजें देखने को मिली थी जब राजदीप सरदेसाई ने एक झूठी अफवाह फैला दी थी कि एक किसान आईटीओ के ऊपर ट्रैक्टर लेके जा रहा था और उसको पुलिस ने गोली मार दी जिसकी वजह से ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौत हो गई। जबकि वास्तविकता ये थी कि वही व्यक्ति अपना ट्रैक्टर पर संतुलन खो बैठा था और जिसकी वजह से ट्रैक्टर पलट गया, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। बाद में राजदीप सरदेसाई इस पूरे मामले से माफी मांगकर चुपचाप निकल गया था, लेकिन उसकी वजह से जो उपद्रव हुआ, जगह जगह तोड़फोड़ हुई, सुरक्षा कर्मियों पर हमले हुए, उसका दोषी सीधे तौर पर अगर कोई था तो राजदीप सरदेसाई था।
ऐसी ही अफवाहों की वजह से एक बार आज तक की जो एंकर है या रिपोर्टर है श्वेता सिंह, उसने एक किस्सा बताया था कि उसने एक व्यक्ति के बारे में ऐसी ही खबर चला दी थी। एक अफवाह आई थी कि उसने अपनी जो भांजी थी उसके साथ छेड़छाड़ की है, उसका रेप किया, और उसने जब वो खबर चला दी तो उसके बाद उस प्रोफेसर ने आत्महत्या कर ली थी। ये खुद श्वेता सिंह ने हमें एक कार्यक्रम के दौरान बताया था। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के मामले में यही सब हुआ था, जब फैक्ट चेकर का दावा करने वाले ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने एक क्लिप काटकर फैला दी थी और उसमें कहा था कि देखिए नुपुर शर्मा ने जो हजरत मोहम्मद है मुसलमानों के पैगंबर, उनका अपमान किया है। जबकि वास्तविकता ये थी कि एक तर्क के जवाब में जवाब देते हुए नुपुर ने उस वाकये का जिक्र किया था जो कि खुद कुरान में और हदीसों में लिखा हुआ है। उसने कुछ भी नई बात नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर हजारों लाखों लोग सर तन से जुदा का नारा लगाते हुए उतर आए थे। और इसी कड़ी में एक जो गरीब टेलर था उसकी हत्या भी कर दी थी दो जिहादी इसी तरीके के आतंकवादियों ने। साथ ही साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में भी अफवाहों के ही माध्यम से जानकारी जो हासिल हुई थी उन जजों को, उन जजों ने भी ऐसी टिप्पणियां कर दी थी जो सीधे तौर पर नुपुर शर्मा की जिंदगी को खतरे में डालने वाली थी। उसकी भी आलोचना हुई थी, तमाम रिटायर्ड जजेस ने उन जजों की भी आलोचना की थी कि उनको ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी। तो ये जो अफवाह तंत्र है आम लोगों को तो भ्रमित करता ही है, बल्कि पढ़े लिखे और तथाकथित कानूनविदों को भी कभी कभी भ्रमित कर देता है। इसी वजह से इस अफवाह तंत्र को रोकने की जरूरत है। एनडीटीवी का एक पत्रकार था अभिषेक शर्मा, उसने एक बार अफवाह इसी तरीके से फैलाई थी और उसकी नौकरी चली गई थी। आजकल वो यूट्यूब चलाता है। ऐसे तमाम यूट्यूबर हैं जो इस अफवाह तंत्र को कंट्रोल करते हैं या इस अफवाह तंत्र में नैरेटिव बनाने का काम करते हैं। वो इस तरीके की खबरें या इस तरीके की बातें फैलाते हैं, उनको अफवाह के तौर पर लोगों तक फैलाया जाता है और बाद में उसका बहुत ज्यादा नुकसान समाज को देखने को मिलता है। और ये अफवाहें इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं या इतनी ज्यादा इनको फैलाने वाला तंत्र ताकतवर हो जाता है कि इसकी वजह से सरकारों का भविष्य भी तय होने लगता है। पिछले लोकसभा चुनावों में इसी तरीके की अफवाह फैला दी गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ गई, जैसा कि वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो ये लोग संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। और ये अफवाह इतनी ज्यादा फैली कि बाद के चरणों में जो चुनाव जिन जिन इलाकों में हुए उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार तो ये कहा था कि हमें 400 पार 400 पार, लेकिन उस 400 पार का गलत मीनिंग बनाकर उन लोगों ने प्रसारित कर दिया, लोगों के अंदर भय पैदा कर दिया। और जैसा कि एक वैज्ञानिक तथ्य है या सामाजिक तौर पर भी देखें तो ऐतिहासिक तथ्य है कि लोगों को बरगलाने के लिए या लोगों को कुछ भी कराने के लिए दो ही चीजें सबसे ज्यादा कारगर होती है, या तो भय या लालच। और भय इसमें अफवाह के माध्यम से बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है। एक अफवाह फैलाई गई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ST एक्ट पर एक फैसला दे दिया था उसमें जमानत को लेकर, तब यह अफवाह फैला दी गई थी कि देखिए संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और संविधान के खिलाफ फैसला दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद जो SC तबके के लोग थे वो सड़कों पर उतरकर उन्होंने खूब उपद्रव किया था, लोगों के साथ मारपीट की थी। तो ये जो अफवाहें हैं ये तब तक नहीं रुकने वाली हैं जब तक इनके खिलाफ कोई सख्त कानून न हो। और यही वजह है कि अब सरकार एक ऐसा कानून लेकर आ रही है कि जो भी व्यक्ति झूठी अफवाहें फैलाएगा, झूठी कहानियां गढ़कर इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ 5 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ आर्थिक जुर्माना भी होगा और उसकी संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। इसके अलावा उस व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो उन अफवाहों को रोकने के लिए उसका खंडन प्रसारित करे और लोगों के बीच जाकर उसको ये बताने की कोशिश करे कि हाँ जी मैंने ये सब झूठ बोला था। और उसका प्रसारित अगर कोई दूसरे माध्यम भी करते हो तो उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि उस खंडन को वो भी उसी इंटेंसिटी के साथ अपने माध्यमों पर दिखाएं। इससे होगा ये कि जो लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं एक तो उनमें डर पैदा हुआ और दूसरे लोग जो बिना सोचे समझे किसी के भी मैसेज को, किसी के भी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसकी बात पर मोहर लगा देते हैं, उसकी बात को आगे लोगों तक बढ़ा देते हैं, वो भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनके लिए भी 1 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है।
और फिर अगर ऐसा कानून बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी उन्हें आसानी से राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि कानून बनाने का काम तो अल्टीमेटली केंद्र सरकार का यानी संसद का ही है। और संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट केवल उसकी व्याख्या कर सकता है, उसकी लीगैलिटी की जांच तो कर सकता है, लेकिन उसको पलट नहीं सकता है। और चूंकि हमारे संविधान में पहले से ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस अनुच्छेद में है उसी में ये लिखा हुआ है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप तभी तक उस अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं जब तक कि उससे किसी को भी नुकसान न हो, चाहे वो राष्ट्र हो, समाज हो या समाज में रहने वाले लोग हों। तो इस तरीके की जो अफवाहें होती है वो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भी पूरी तरीके से उल्लंघन करती है। इसलिए अब ऐसा सख्त कानून बन जाने के बाद में इन लोगों की खैर नहीं है, चाहे रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, या फिर जर्मनी में बैठा हुआ ध्रुव राठी टाइप के लोग हो, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हो, जो 4 दिन से अभी भी उसी बात का रोना रोता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जो खुद एक दलित विरोधी है, जो एक अल्पसंख्यक विरोधी है, इसने एक दलित महिला की हत्या करा दी थी क्योंकि वो इससे सवाल पूछने लगी थी और ये मामला खूब उठा था। लेकिन आज मैंने स्ट्रीम मीडिया उस पूरे मामले को भूल चुका है, उस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं संतोष कोहली की बात कर रहा हूं। उसके परिवार वाले आज भी अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप लगाते हैं कि उसने घर से बुलाकर हमारी बेटी की हत्या की थी और बाद में उसकी जो हत्या की सीबीआई जांच करने का दावा करने वाला केजरीवाल 11 साल से दिल्ली की सत्ता में है, लेकिन आज तक उसने उसकी सीबीआई जांच कराने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट सीबीआई को या केंद्र सरकार को नहीं भेजी है। तो ये इन लोगों की सच्चाई है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव जैसे लोग हो जो हाथरस की घटनाओं को अफवाह फैलाते हैं। और अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं, आप इस पर कुछ करते क्यों नहीं है। तो अखिलेश यादव ने पलटकर उस महिला पत्रकार से यह पूछ लिया था कि आपका रेप तो नहीं हुआ है, आप तो सुरक्षित है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है। और ये बात मीडिया में दबकर रह गई है, जबकि ये वीडियो उस समय खूब चला था। जब भी कहीं जिक्र होता है किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि वो अखिलेश यादव से उस वीडियो का या उस बयान का जिक्र कर सके। तो ये मीडिया वाले हमेशा ही इन लोगों से, चूंकि इन संस्थानों को पैसा मिलता है इसलिए इन लोगों से तीखे सवाल नहीं करते हैं और सिर्फ उसी प्रपंच की राह में ये एक उनके भागीदार बन के काम करते हैं, चूंकि इनको भी कहीं ना कहीं उससे फायदा ही हो रहा होता है, चाहे वो टीआरपी का फायदा हो या फिर जॉर्ज सोरोस जैसे संगठनों से मिलने वाली आर्थिक मदद का। तो अब इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा दांव चलने जा रही है जो निश्चित ही देश और समाज के लिए एक सुखद स्थिति पैदा करेगा। जय हिंद, जय भारत।